अब जरा सा मैं सिलेबस बताऊं आईआर का, कि आईआर का सिलेबस है क्या। जैसे अभी मैं पहला ही शब्द बोला हूं कि आईआर करंट नहीं है। आईआर जो है एक प्रकार से सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी होता है उसी तरह से आईआर है। तो अब आईआर जब ये बताइए इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उसी तरह से आईआर भी है, तो स्वाभाविक सी बात है। ये बताइए कि जब जो है आईआर कोई विषय होगा तो हर विषय का कुछ टर्म होता है। जैसे मान लीजिए आप रेपो रेट नहीं जानते हैं, मुद्रास्फीति नहीं जानते हैं, नेशनल इनकम नहीं जानते हैं, और मैं आपसे कहूं कि विश्व अर्थव्यवस्था का आप विश्लेषण करिए, ये बताइए आपको रेपो रेट और नेशनल इनकम पता नहीं, तो विश्व अर्थव्यवस्था या भारत में आर्थिक मंदी का विश्लेषण करने चले, कोई मतलब है? अरे पहले एबीसीडी तो जान लेते हैं। तो एबीसीडी जान लेंगे तब तो अर्थव्यवस्था भारत की समझ में आएगी कि रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, रेपो रेट घटेगा तो क्या होगा, बैंक रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, मुद्रास्फीति होगी तो क्या होगा, मुद्रा अवमूल्यन होगा तो क्या होगा। ये सब जानेंगे तब तो अर्थव्यवस्था का कुछ विश्लेषण करेंगे, कुछ सुझाव आप लिख पाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोगों को पहले जो है कुछ बेसिक फ्रेमवर्क पढ़ना है, कुछ की कंसेप्ट पढ़ना है, मतलब आधारभूत संकल्पना पढ़ना है। आधारभूत संकल्पना का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी टर्म है, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होता है, मान लीजिए हम लोग कहते हैं विदेश नीति क्या है, हम लोग जैसे बोलते हैं कुछ, मान लीजिए राष्ट्रीय हित क्या है, राष्ट्रीय शक्ति क्या है, रोज पेपर में पढ़ते होंगे राष्ट्रीय सुरक्षा। अब मैं कहूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा है क्या, मैं कहूं कि 1990 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रकृति बदल रही है, मैं कहूं कि कोरोना संकट के बाद जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रकृति बदल गई, चर्चा करें। तो राष्ट्रीय सुरक्षा है क्या, मान लीजिए जैसे आप लोग पढ़ते हैं पेपर में रोज कूटनीति, तो डिप्लोमेसी है क्या। तो जितने भी टर्म हैं, जैसे मान लीजिए और भी मैं दो चार टर्म लिख देता हूं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स, पढ़ते होंगे भू अर्थनीति, जियो इकोनॉमिक्स। मान लीजिए आजकल पेपर में आता है वैश्विक दक्षिण, याद आया, एक कंसेप्ट आता है वैश्विक दक्षिण। तो वैश्विक दक्षिण है क्या, तो यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो वैश्विक दक्षिण का क्या अर्थ है। मान लीजिए आजकल पेपर में निकलता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, पेपर में जैसे निकलता है नॉर्थ साउथ संवाद, G20 बैठक हुआ तो उसमें निकला कि नॉर्थ साउथ संवाद हो रहा है। मान लीजिए साउथ साउथ सहयोग, तो साउथ साउथ सहयोग क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कुछ और भी टर्म बताता हूँ, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे शक्ति संतुलन, जैसे पढ़ते होंगे शीत युद्ध, या मान लीजिए नौ शीत युद्ध। अब मान लीजिए यूक्रेन की घटना चल रही है तो सोवियत संघ का विघटन, अब मान लीजिए सोवियत संघ का विघटन पढ़ लिए, तो मान लीजिए हम कहेंगे सोवियत संघ का विघटन का क्या प्रभाव पड़ा था भारत के विदेशी हित पर। या मान लीजिए सोवियत संघ का विघटन हो गया तो आप देखते हैं कि अमेरिकी प्रभुत्व को बढ़ावा मिला, अमेरिकन हेजेमोनी। तो अमेरिकी प्रभुत्व क्या है, ये पूरा टर्म हम लोग कैसे, मैं 10-5 एग्जाम्पल लिख दिया। ये एक तो सिलेबस का ये पार्ट है। जितना भी जैसे मान लीजिए जो भी पेपर में निकलता है, जैसे आजकल पेपर निकलता है सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक प्रतिरक्षा, ये जितना भी सुनते हैं सब, जैसे मान लीजिए सामूहिक सुरक्षा क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, सामूहिक प्रतिरक्षा क्या है, ये जितना भी टर्म सुनते हैं सब ये एबीसीडी है आईआर का। कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा आप कहीं पर लिख रहे हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ तो पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं 2-2 4-4 लाइन पढ़ना है। ये तो आधारभूत संकल्पना हो गई, ये बेसिक है। तो 3-4 दिन तो हम लोग यही पढ़ेंगे पहले। फिर इसके बाद देखिए अब इसमें दूसरा विषय वस्तु क्या पढ़ना है। दूसरा विषय वस्तु पढ़ना है भारत की विदेश नीति। और भारत की विदेश नीति है तो इसमें जो है जैसे मान लीजिए भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे पढ़ते हैं, जैसे नाम 2.0 पढ़ते हैं, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी पढ़ते हैं, और उसी को हम लोग आजकल जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं। हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी से कैसे अलग है ये भी आता है। या मान लीजिए लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है, पश्चिम की ओर देखो नीति क्या है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि मोदी डॉक्ट्रिन आजकल चलता है, बीच बीच में पेपर में हिंदू पढ़ेंगे तो मोदी डॉक्ट्रिन सबका प्रयोग करता है। तो मोदी सिद्धांत क्या होता है, जैसे मान लीजिए पुराना एक सिद्धांत है, जैसे मान लीजिए पंचशील है तो पंचशील क्या होता है, पंचशील का भारतीय विदेशी नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। मान लीजिए आजकल सिद्धांत चल रहा है रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। रणनीतिक स्वायत्ता क्या होता है, तो ये भारत की विदेश नीति से संबंधित जो विषय वस्तु है, जितना भी चीज है 10-5 में एग्जाम्पल लिख दिया, ये पूरा पढ़ना है। एक तो सिलेबस ये है। अब इसके बाद हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है सबसे पहले महाशक्तियों के साथ संबंध। महाशक्तियों के साथ संबंध में हम लोग को 3 पढ़ना है, भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत चीन,
तीन महाशक्तियों के बारे में पढ़ना है, ये तीसरा सिलेबस है कि महाशक्तियों के साथ हमारे क्या संबंध है। हमें बताया कि यहाँ संबंध का मतलब जो समस्या, जैसे मान लीजिए भारत अमेरिका के मध्य जो है 2+2 वार्ता चलता है, पेपर पढ़ते होंगे, सबसे पहले भारत अमेरिका के मध्य 2+2 वार्ता हो। अब आजकल तो जापान और ऑस्ट्रेलिया सबके साथ होता है। मान लीजिए लिमोया समझौता हुआ अमेरिका के साथ, या मान लीजिए अमेरिका के साथ परमाणु समझौता सबसे पहले हम लोगों ने किया, या इसी तरह से देखते हैं कि मान लीजिए रूस के साथ, अब रूस के साथ जो हमारे संबंध हैं वो बदलते रहे हैं, तो इसको सब समझ के रखना है। तो अमेरिका, रूस, चीन, इसके साथ सब संबंध पहले पढ़ना है। अब जब ये तीनों पढ़ लेंगे तब हम लोग के बाद फिर चौथी विषय वस्तु है, चौथा चीज हम लोग को पढ़ना है समूहगत संबंध। अब देखिए आप लोगों के सिलेबस में लिखा तो है, एक लाइन लिख के केवल छोड़ दिया है। देखिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, दूसरा नंबर सिलेबस देखिए, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, इसको हम लोग बोलते हैं समूहगत समूह। समूहगत संबंध का मतलब कि जैसे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, जब लोग कुछ फारसी पढ़ते हैं तो उसी में मैं पढ़ा देता हूँ। मान लीजिए भारत मध्य एशिया, भारत पश्चिम एशिया, भारत यूरोप, भारत लैटिन अमेरिका, भारत अफ्रीका, भारत यूरेशिया, भारत ओसेनिया। अब देखे होंगे कि हर साल एक प्रश्न आप लोगों का यहीं से आता है, कभी अफ्रीका पूछा होगा, कभी लैटिन अमेरिका, कभी कुछ, वो यहीं से उठा के सेट करके रखता है। भारत अफ्रीका से क्यों संबंध बनाना चाहता है, भारत लैटिन अमेरिका से क्यों संबंध बनाना चाहता है, ऐसे। अब इसी में बेसिक जो कंसेप्ट है, इसमें एक वो भी लिख दीजिएगा, इंडियन डायस्पोरा, भारतवंशी, वो भी इसी में पढ़ा दूंगा, भारतवंशी, वो भी आप लोगों के सिलेबस में है। नहीं पूछता है ओल्ड डायस्पोरा, न्यू डायस्पोरा में क्या अंतर है, या मान लीजिए भारतवंशी लोगों के लिए भारत क्या कर रहा है, या मान लीजिए अभी पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए कि यूरोप के जो भारतवंशी लोग हैं वो भारत के हितों की पूर्ति कैसे करते हैं। इसके पहले पूछा था खाड़ी देशों में भारतवंशी लोग जो है भारत के हितों की पूर्ति कैसे करते हैं। एकदम सिलेबस से प्रश्न है। वो जीएस में तो मैं देखा हूँ कि 20 क्वेश्चन में सीधा 15 से 16 क्वेश्चन सीधा उस सिलेबस से पूछता है। तो ये बताइए, सिलेबस तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो समूहगत संबंध का मतलब ये सब पूरा हुआ, यूरेशिया, ओसेनिया। मान लीजिए आप भारत चीन संबंध पढ़ रहे हैं, ये बताइए भारत चीन संबंध पढ़ रहे हैं तो पहले सीपेक की अवधारणा आया, फिर सीपेक व्यापक होकर क्या बन गया, ओबोर, फिर ओबोर जो है व्यापक बन के क्या बन गया, बीआरआई। ये बताइए सीपेक क्या है, ओबोर क्या है, बीआरआई क्या है, ओबोर और बीआरआई में क्या डिफरेंस है। जब तक ये पूरा नहीं जानेंगे तब तक कैसे लिखाएगा। अब मान लीजिए अब बीआरआई आपने पढ़ लिया, अब बीआरआई पढ़ लिया तो बीआरआई को काउंटर करने के लिए G20 में प्रस्ताव पारित किया गया, याद होगा, आईमेक पढ़े होंगे, इसको काउंटर करने के लिए पारित किया गया। तब बीआरआई में भारत क्यों नहीं शामिल हुआ, स्वाभाविक सी बात है। तो हम कहते मान लीजिए ये सब चाइना संबंध में। अब मान लीजिए आपने बीआरआई पढ़ लिया तो बीआरआई में और जो है वर्तमान जो चीजें, मान लीजिए यूरोप और अमेरिका को मिलाने के लिए भारत, अमेरिका, जर्मनी सब प्रयास करे, उस पर क्या डिफरेंस है, आ सकता है ना क्वेश्चन। ऐसे हम लोगों को अब इसमें जो है, अब आगे चलिए, अब हम लोग को इसमें पढ़ना है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध, कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे क्या क्या संबंध। जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं, मान लीजिए भारत पाकिस्तान संबंध, भारत भूटान संबंध, भारत मालदीव, भारत मान लीजिए बांग्लादेश, भारत अफगानिस्तान, या मान लीजिए श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल। कभी भूटान पूछा होगा, कभी मालदीव पूछा होगा, कभी नेपाल पूछा होगा। ये बताइए, ये आप मान लीजिए कुल मिला के 8 है, 8 पढ़ के जाइए चुपचाप। अब ये नहीं कि भूटान महत्वपूर्ण नहीं है, मालदीव महत्वपूर्ण नहीं है, आप ऐसा करिए श्रीलंका पढ़ लीजिए, थोड़ा सा म्यांमार पढ़ लीजिए, उसी से आ जाएगा। ये सब फेल होने का पहला चरण होता है। जिस समय आप ये छांट कर पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये पढ़ लीजिए, ये छोड़ दीजिए, भाई बताइए कैसे हम लोग जानेंगे कि भूटान आएगा कि मालदीव आएगा। इतना बड़ा सिलेबस भी तो नहीं है, 30 क्लास लगता है, 30-32 क्लास आईआर में लगेगा, A to Z सब पढ़ा दूंगा। जितना सिलेबस में सब पढ़ लेंगे, जितना पेपर में आएगा वो भी आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। सामान्य रूप से आईआर क्या होता है, 15 से 16 क्लास, 20 क्लास तो खत्म हो जाता है। मैं 12 क्लास थोड़ा ज्यादा पढ़ाता हूँ, तो जो छूट जाता है फिर आप अपने से कैसे समझेंगे। एक तो ये पढ़ना है पड़ोसी देशों से, फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पिछले 2 साल में देखिए कि किन किन देशों से हमारे संबंध अच्छे बने। तो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण देशों के साथ संबंध, महत्वपूर्ण देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस 2 साल का करंट ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं ना 22 जनवरी को, आपको भारत फ्रांस संबंध पढ़ना चाहिए। मान लीजिए ब्रिटेन, तो आप देखे होंगे कि ब्रिटेन से आजकल भारत के संबंध अच्छे बन रहे हैं, तो मान लीजिए ब्रिटेन भी पढ़ लीजिए। जापान से भारत के अच्छे संबंध हैं,
इजराइल के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, मान लीजिए जो जो देश हैं, जैसे सिंगापुर के साथ संबंध है, मतलब इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध है। इस तरह से जो देश है महत्वपूर्ण देश, आपको ज्यादा एक साल के भीतर जो देश हैं जिनसे हमारे महत्वपूर्ण संबंध हैं, भाई देखिए जापान, इजराइल, फ्रांस, ये तो कम से कम पढ़ना ही है 3-4। अब बाकी आपको नजर रखना है कि किस, मान लीजिए सऊदी अरब में जो है भारत के राष्ट्रपति की यात्रा हो गया, प्रधानमंत्री की यात्रा हो गया, या सऊदी अरब का कोई मान लीजिए वहाँ का जो है किंग जो है भारत आ गया। आपको ये भी नजर रखना है कि कुछ समसामयिक जो संबंध है, समसामयिक जो संदर्भ है वो आपको ध्यान रखना है, उसी के संदर्भ में थोड़ा पढ़ लेना। इसके बाद आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय / क्षेत्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय / क्षेत्रीय संगठन, अब अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन में जैसे मान लीजिए यूएन पढ़ना है, यूएन की जो विशिष्ट एजेंसियां हैं उसको पढ़ना है। अब विशिष्ट एजेंसियों में भी आप लोगों को उस तरह से नहीं पढ़ना है, जैसे मान लीजिए अब WHO है, चर्चा में रहता है। अभी मान लीजिए कोरोना का केस बढ़ने लगा तो WHO की चर्चा शुरू हो गई, तो WHO की चर्चा शुरू हो गई तो WHO पढ़ के रखना है। मान इस तरह से हम लोग को देखना है कि कौन सा संगठन महत्वपूर्ण है। अब फिर मान लीजिए कुछ ऐसे संगठन हैं जो क्षेत्रीय जैसे संगठन, जैसे G20 की बैठक हो गई, अब ब्रिक्स रोज पेपर में रहता है, या मान लीजिए सार्क है। अब सार्क नहीं चल रहा है तो आजकल बिमस्टेक चल रहा है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिमस्टेक। अब मान लीजिए कभी, अब ये बताइए सार्क नहीं चल रहा है तो बिमस्टेक चल रहा है, तो सार्क और बिमस्टेक में क्या डिफरेंस है, पूछा था नहीं सर, देखिएगा पेपर में, सार्क बिमस्टेक में क्या मैं लिखवाया हूँ कॉपी में, पिछले साल देखेंगे तो समानता और असमानता दोनों लिखा हुआ है। अब मान लीजिए आप एग्जाम में जाके सोचेंगे कि सार्क और बिमस्टेक में क्या डिफरेंस है। अरे जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब सार्क के विकल्प के रूप में बिमस्टेक बना, लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना, तो लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अंतर तो आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए प्रश्न आता है कि लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस प्रकार अलग है, कौन सा कठिन क्वेश्चन पूछ दिया आपको। कम से कम मान लीजिए लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कुछ अंतर तो जानना चाहिए था कि क्यों उसकी जगह पर लाया गया। अब इस तरह से जो जो संगठन चर्चा में है, जैसे मान लीजिए क्वाड है, न्यूज पेपर में करंट में निकलता है क्वाड, जैसे मान लीजिए जो है आकस पढ़ते होंगे, इसी प्रकार से जो है आसियान जो पेपर में निकलता है वो सब पढ़ लेना है, जैसे एपेक, जैसे मान लीजिए I2U2 SCO, ऐसे पढ़ लेना। मैं 2-4-10 एग्जाम्पल लिख दिया आपको जानने के लिए कि पढ़ना कैसे है। मान लीजिए कभी यूनेस्को चर्चा में रहा, कभी यूनिसेफ चर्चा में रहा, कभी ILO चर्चा में रहा, कभी मान लीजिए कुछ ऐसा संगठन है जैसे G20 है, मान लीजिए G20 का भारत में बैठक हुआ, पढ़ के ही जाना है। अब पीटी में भी क्वेश्चन पूछा था, मेंस में भी पूछा था, ठीक तो पूछा था, G20 का महत्व ही तो पूछा था, भारत के लिए क्या महत्व। अब 1911 तक भारत में बैठक हो रहा है तो कम से कम उसका महत्व 5 तो पढ़ के जाते। हम भी मान लीजिए पिछले साल का भी IR का कॉपी लेंगे तो उसमें भी लिखा होगा। अब मान लीजिए जब ये सब पढ़ लिए, एक चीज और पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उसमें 3-4 मुद्दा हम लोग को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए एक तो पढ़ना है जो है आतंकवाद, उससे प्रश्न आता है। एक मान लीजिए क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन मान लीजिए COP28 बैठक हुआ, सऊदी अरब में हुआ ना, तो COP28 बैठक हुआ, तो COP28 की क्या प्रासंगिकता है, भारत जो है क्यों उस पर प्रस्तावों पर हस्ताक्षर नहीं किया, आएगा क्वेश्चन 100% जान लीजिए। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि ज्योग्राफी का विषय वस्तु, ज्योग्राफी में पढ़ते रहिएगा, जो सर पढ़ाएंगे लिखते रहिएगा, लेकिन यहाँ पर जलवायु परिवर्तन जो है राजनीतिक मुद्दा भी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी है। अब मान लीजिए जैसे जलवायु परिवर्तन है या पर्यावरणवाद की समस्या चलती है, या मान लीजिए परमाणु मुद्दा है तो परमाणु मुद्दा पढ़ना है। परमाणु मुद्दा में जैसे NPT क्या है, मान लीजिए CTBT क्या है, FMCT क्या है। अब FMCT की जगह पर जो है दूसरी संधि आ गई है, तो मान लीजिए दूसरी संधि आ गई तो उसको पढ़ लेना है। भारत का जो है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, परमाणु नीति, भारत की परमाणु नीति। मान लीजिए नो फर्स्ट यूज NFU क्या होता है, भारत नो फर्स्ट यूज को क्यों बढ़ावा दिया, इंटरनल सिक्योरिटी में। भाई हमें कहते हैं कि जैसे साइबर सुरक्षा है तो वो इंटरनल सिक्योरिटी में आप लोग पढ़ लेते हैं। हम तो आप लोग से इसलिए बोले कि जैसे मान लीजिए कोई बैठक होता है, जैसे COP28 बैठक हुआ, तो हम लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण नहीं पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो जलवायु परिवर्तन उससे संबंधित कौन कौन सी संधियां हैं, उन संधियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, या COP28 का क्या प्रभाव पड़ा है, COP28 में
भारत जो है क्यों उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया, पढ़े होंगे आप लोग। ये सब हम लोग की चर्चा के विषय होगा। और ज्योग्राफी में आप लोग सब पढ़ते हैं, उसका बेसिक भी पढ़ते हैं। यहाँ पर उस बेसिक से हमारा लेना देना नहीं है, हमको राजनीतिक जो मुद्दा है उस पर चर्चा करना कि आतंकवाद के संदर्भ में भारत अमेरिका के मध्य क्या संधि समझौते हैं। सर क्वेश्चन पूछा था 3-4 साल पहले कि आतंकवाद के संदर्भ में भारत और चीन के मध्य जो है समझौते पर चर्चा करें। भारत चीन के मध्य कौन सा समझौता है, आईएएस में भी पूछ रखा है 3-4 साल पहले। अब आतंकवाद का मुद्दा जैसे पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में उसको देखें, उस पर देशों का क्या विचार है, मान लीजिए यूएन का क्या कन्वेंशन है, इस तरह से। अब इसके ये जो पढ़ रहे हैं इसके साथ जितने करंट की घटना है साल भर का वो सब मिलाकर ये है सिलेबस। इतना पढ़ेंगे तब जाके आपको आईआर कुछ क्वेश्चन समझ में आएगा। अब सिलेबस पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। भारत पड़ोसी देश, द्विपक्षीय, द्विपक्षीय का मतलब बाइलेटरल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए भारत इजराइल है, भारत ऑस्ट्रेलिया है, भारत जापान है, इस तरह से जो संबंध है। क्षेत्रीय का मतलब हुआ, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह का मतलब होता है कि भाई अफ्रीका क्या एक क्षेत्र है ना, लैटिन अमेरिका क्या एक क्षेत्र है, यूरेशिया क्षेत्र है, यूरोप क्षेत्र है, इस तरह से उसको क्षेत्रीय कहा जाता है। वैश्विक समूह का मतलब होता है कि जैसे वैश्विक स्तर पर जो समूह बना है, G20 है, चाहे मान लीजिए हम कहते हैं कि यूएन है, चाहे इस तरह के जो भी वैश्विक समूह बने हुए हैं, या मान लीजिए गुटबंदी जो बन रही है, I2U2 है, चाहे आकस है, इस तरह से वैश्विक जो समूह बने हैं और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जो करार हैं, समझौते हैं। अब देखिए भारत के हितों, भारतीय प्रदेश पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए विश्व में जो है कोई बड़ा देश है, कोई नीति को बढ़ावा देता है। जैसे रसिया ने जो है 2000 के बाद जो है जब पुतिन साहब राष्ट्रपति बने, तो पुतिन साहब के राष्ट्रपति बनने के बाद रसिया ने जो है लुक ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा दिया। लुक ईस्ट पॉलिसी केवल हमारा ही नहीं है, रसिया ने भी लुक ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा दिया। लुक ईस्ट पॉलिसी रसिया का मतलब कि वो भी पूरब की तरफ देखने लगे। जैसे पुतिन साहब राष्ट्रपति बने तो आप जानते हैं कि पुतिन साहब राष्ट्रपति बनने से पहले यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी, अमेरिका पर डिपेंडेंसी इन लोगों का ज्यादा था, सोवियत संघ का मतलब कि रूस। अब सोवियत संघ का प्रतिनिधि कौन बन गया, रूस। आप देखते हैं कि जो 15 देश थे, भाई सोवियत संघ में 15 देश थे ना, तो 15 देशों में जो 12 देश थे इन लोगों ने मिलकर CIS बना लिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया। और जो 3 देश थे, 3 देश लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, बाल्टिक प्रदेश वाले, तो जो बाल्टिक प्रदेश वाले हैं ये देश जो है नाटो में शामिल हो गए। ये 12 देश जो बने, इसी में यूक्रेन भी है, इसी का नाम रखा गया CIS। और CIS है, इसका मुखिया बनाया गया रूस को। अब आपको समझ आ रहा होगा कि यूक्रेन पर क्यों उसने आक्रमण किया, क्योंकि जब CIS का मेंबर है फिर नाटो में क्यों जा रहे हो भाई। और फिर नाटो में तुम जाओगे, तुम्हारे पास नाटो की सेना आके रहेगी, तुम्हारी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होगी। और जब ये पता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रथम और अंतिम देखा जाए तो लक्ष्य होता है। कोई भी चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई भी देश हो, अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता है, बाकी सब चीज से कर लेगा। बाकी सब मान लीजिए हमें कहते हैं, कोई मान लीजिए चाकू लेकर रोड पे खड़ा हो गया, आपसे बोला मोबाइल दे दीजिए, दे देंगे ना भाई। हमें कहते हैं जान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है, अरे मोबाइल दूसरा आ जाएगा, कौन सा ऐसा आफत आ गया। हाँ, या तो फिर इतना कॉन्फिडेंस जरूर हो कि वो चाकू जो भी कट्टा उट्टा रखा हुआ है उसका हम मुकाबला कर सके। ऐसे भी लोग हैं वो कट्टा निकालेगा, उसका कट्टा छीन लेंगे, और इधर लाओ तुम, कहाँ से खिलौना तुमको मिल गया। या तो मान लीजिए इतना उनका प्रैक्टिस है, जैसे आप लोग मान लीजिए IAS में सिलेक्शन हो गया, PCS में सिलेक्शन हो गया, तो सब ट्रेनिंग होने में इतना कलाकारी सिखा देते हैं। छोटा मोटा कोई व्यक्ति मान लीजिए निकाल लिया, कट्टा निकाल लिया, इधर निकाल लिया, कोई डर और नहीं लगता है। हाँ निकाल लो, इधर लाओ, तुमसे चलेगा नहीं। या मान लीजिए चला भी दिया तब भी उनको इतना सिखा दिया जाता है कि उससे मरेगा वो नहीं। चला भी दिया कट्टा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, 10-12 मीटर की दूरी बस क्रॉस कर जाए, इसी तरह से इधर उधर कर दीजिए, वो गोली पार ही नहीं करेगा। उसका रेंज ही 12-14 मीटर होता है। कट्टे से गोली चलाएंगे तो वहीं जाके गिर जाएगा कुछ देर के बाद। राइफल थोड़े नहीं कि उसका जो है मारक क्षमता 2.5-3 किलोमीटर है। रिवाल्वर का मारक क्षमता ज्यादा 100 मीटर, बस 100 मीटर से भी कम, 50-60 मीटर बस। अब 50 मीटर क्रॉस कर लिए तो रिवाल्वर से गोली आपको लगेगा, मरेंगे नहीं। हमें कहते हैं यदि जानते हैं तो मुकाबला कर लीजिए, नहीं जानते तो मोबाइल दे दीजिए, भैया ये पकड़ो तुम, और कुछ चाहिए, पैसा वैसा है दे दूं, कुछ और भी तुम्हें 100-200 रुपया वो भी ले लो, तुम गोली वोली ना चलाओ, जाओ तुम। तो मान लीजिए हम कहते हैं समझदार व्यक्ति यही तो करेगा। जो ज्यादा समझदार होगा फिर उससे मोबाइल के लिए जूझ जाएगा, और फिर कुछ है नहीं, उतना ताकत भी नहीं, उतना कलाकारी भी नहीं कि आप बच सके, और पता लगे कट्टा उट्टा चला दिया, मर गए, खत्म हो गए। क्या मतलब रहा जब नहीं आपको कभी
कट्टा गोली वोली नहीं लगा, कभी नहीं मुकाबला की, तो काहे भी उससे उलझ। ये सब समझदार व्यक्ति का निशानी थोड़ी ना है। या तो ट्रेनिंग उन्हें मिली रहती तब उलझ जाते हैं। तो मान लीजिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मैं बताया, ये जो सिलेबस है इसको हम लोग एक एक क्रम में ऐसे पढ़ेंगे। मेरे समझ से कुछ छूटा नहीं, ठीक है। बस ये सिलेबस आपका जो पाठ्यक्रम है ये पढ़ना है। अब आपको समझ में आया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पाठ्यक्रम ये रहा। हम लोग क्या करते हैं, भारत की विदेशी नीति पढ़ लिए थोड़ा सा, और पड़ोसी देशों का संबंध, वो भी सब नहीं, 3-4 देशों के साथ हल्का फुल्का, थोड़ा अमेरिका, थोड़ा सा चीन, इधर उधर पढ़ के थोड़ा संगठन 1-2 हो गया, खत्म। तो खत्म, तो फिर आपका भी खत्म कहाँ से हो जाएगा। मैं तो बोला कि 32 क्लास लगता है, तो 30 क्लास के आसपास लगता है, 30-32 बस इतना ही क्लास लगता है, वो खत्म हो जाता है, सेट है।